हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पार्ट 7। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखा था और आज हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रेडियल फील्ड। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है उसका शेप होता है सिलेंडर हेड या हॉर्स शू की तरह। इस तरीके के शेप का जो मैग्नेट होता है उससे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप होता है वो रेडियल होता है। रेडियल से हमारा मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सर्कल की एक रेडियस की तरह होती हैं। ठीक है, तो जो ये जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियल होती हैं और इसके साथ ही साथ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पर आप दो फिगर देख सकते हैं। पहला फिगर है गैल्वेनोमीटर का फ्रंट व्यू और दूसरा फिगर है गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू। फ्रंट व्यू यानी कि हम उस कंस्ट्रक्शन को सामने से देख रहे हैं। जब आप इस गैल्वेनोमीटर को टॉप से देखते हैं तो टॉप से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा, ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है इसका टॉप सर्कुलर पोर्शन। तो यहाँ पर आप टॉप व्यू में देखिए ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है ये क्या है, इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का टॉप। इसके अलावा टॉप व्यू से देखने पर कॉइल का सिर्फ ये अपर पोर्शन दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर टॉप व्यू के फिगर में देखिए कि कॉइल को इधर पर शो किया हुआ है। टॉप व्यू से देखने पर आपको मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाई देंगे। यहाँ पर ब्लू कलर से क्या है, आपको मैग्नेट्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा लास्ट में जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें ये हेयर स्प्रिंग भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आप टॉप व्यू में देखिए जो SP से शो किया हुआ है वो क्या है, हेयर स्प्रिंग। तो आपने यहाँ देखा इसका फ्रंट व्यू और ये क्या है, किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू। इधर पर आपको जो फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं वेक्टर की हेल्प से शो की गई हैं, ये फील्ड लाइंस दिखाती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेंगी वो रेडियल इन शेप होंगी और वो फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और उस टॉर्क की वजह से उस कॉइल में रोटेशन होता है। टॉर्क की वैल्यू हमने डिराइव की थी, क्या थी, टॉ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, या फिर उसको एक्सपैंड करके हम कैसे लिख सकते हैं, mb साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे बताया था आपको, करंट कैरिंग कॉइल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है वो किसका डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा, इस कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। अब हमें अपने डेरिवेशन में या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल। तो टॉर्क की वैल्यू क्या थी, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव करी थी। टॉर्क की वैल्यू थी NIAB साइन थीटा। मैंने आपको भी बताया MB साइन थीटा। जब आप M को एक्सपैंड करके उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फाइनल टॉर्क की हमारी क्या वैल्यू आएगी, NIAB साइन थीटा। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 90 क्यों शो की गई है, सबसे पहले आप ये देखिए। थीटा मैंने आपको क्या बताया, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप देखेंगे कि जब भी ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो जैसे जैसे कॉइल में रोटेशन होगा वैसे वैसे इस कॉइल के परपेंडिकुलर जो इसका वेक्टर होगा उस वो भी रोटेट करेगा इस कॉइल के साथ ही साथ। तो हर एक पॉइंट पर आप क्या देखेंगे, रोटेशन के हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस कॉइल का और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। आपको मैंने
टॉपिक की स्टार्टिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया है, रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसीलिए यूज़ की जाती हैं जिससे कि जब कॉइल में रोटेशन हो तो जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हो, वो जो एंगल हो वो हमेशा कितना हो, 90 डिग्री। अगर आप इसको टॉप व्यू से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट व्यू में आप देखेंगे कि जब ये रेड कॉइल रोटेट करेगी तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो भी रोटेट करेगा। तो जैसे जैसे रोटेशन होता जाएगा तो आप किसी भी एक पॉइंट पर देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, रेडियल डायरेक्शन में है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है रोटेशन के हर एक पॉइंट पर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम टॉर्क क्या लिख सकते हैं, NIAB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल कितना हो जाएगा, NIAB। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। I क्या है, करंट जो कि कॉइल में फ्लो होगा। A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द मैग्नेट्स। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, टॉर्क कैलकुलेट किया जो कि कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में या फिर इस फिगर में भी हम देख चुके हैं कि जब भी ये कॉइल रोटेट होती है तो इससे अटैच जो स्प्रिंग होती है वो क्या होने लगती है, टाइट होने लगती है। तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगी तो वो स्प्रिंग को भी टाइट करेगी या फिर उसको डिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लीजिए कि जो कॉइल रोटेट हो रही है या फिर डिफ्लेक्ट हो रही है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, 5 एंगल से। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, स्प्रिंग टाइट होगी तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगी, एक काउंटर टॉर्क अप्लाई करेगी और स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आना। तो जो काउंटर टॉर्क होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब क्या है कि स्प्रिंग अपनी एक्चुअल पोजीशन को फिर से रिस्टोर करना चाहती है। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा या फिर काउंटर टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्लेक्शन फाई के प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी उतना ही स्प्रिंग टाइट होगी और उतना ही वो क्या अप्लाई करेगी, काउंटर टॉर्क। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्लेक्टिंग एंगल के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लिया है, K। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क का टॉ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू K फाई। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है टॉर्शन कांस्टेंट और ये स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। टॉर्शन कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अगर आप इस फॉर्मूला से K की डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो आप इस डिफ्लेक्शन को यूनिट यानी कि 1 पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, टॉर्शन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करती है वैसे ही जो उससे अटैच्ड स्प्रिंग है वो एक काउंटर टॉर्क अप्लाई करती है। जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो अप्लाइड टॉर्क काउंटर टॉर्क के इक्वल होता है। अप्लाइड टॉर्क कितना था, NIAB, और जो स्प्रिंग ने टॉर्क अप्लाई किया था रिस्टोरिंग टॉर्क उसकी वैल्यू क्या थी, K फाई। अगर हम इससे फाई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, NAB डिवाइडेड बाई K मल्टीप्लाइड बाई I। यहाँ पर जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होंगे, उस कॉइल का एरिया कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो एक यूनिफॉर्म वैल्यू स्टार्टिंग में सेट होगी वो हमेशा सेम वैल्यू रहेगी। इसके अलावा जो स्प्रिंग यूज़ की जाएगी हर एक स्प्रिंग के लिए एक फिक्स्ड टॉर्शन कांस्टेंट होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, एक कांस्टेंट होंगी।
इन कांस्टेंट को मिलाकर हम एक नाम दे सकते हैं और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जी से। जनरली इसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिख ली हमने, NAB डिवाइडेड बाय K। तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाई इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू आई। तो इस फॉर्मूले से हम क्या समझते हैं, यहाँ पर आप लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी इसको अच्छे से समझिएगा। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो आपकी कॉइल रोटेट कर रही है, वो जितने भी एंगल से रोटेट कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप इस कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इस कॉइल का रोटेशन या फिर डिफ्लेक्शन चेंज होता जाएगा, और इसी डिफ्लेक्शन को इस पॉइंटर से रीड किया जाता है। तो जब भी आप गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है या मेजर करती है। तो अगर हम किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं तो वो करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इस कॉइल के रोटेशन के लिए। इस कॉइल में जैसे ही रोटेशन होगा तो रोटेशन की वजह से इसका जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर स्केल में कुछ वैल्यू दिखाएगा। उस स्केल की वैल्यू को हम रीड करके बता पाएंगे कि जिस भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया है उस सर्किट में करंट की कितनी वैल्यू है, या फिर उस सर्किट में करंट को अगर डिटेक्ट करना हो तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी एक गैल्वेनोमीटर की टर्म होती है। गैल्वेनोमीटर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। सेंसिटिव डिवाइस से हमारा मतलब कि थोड़े से ही करंट से गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि अगर किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को आपने लगाया ये रीड करने के लिए कि कितनी करंट है, तो बहुत थोड़ी सी करंट, थोड़ी सी से हमारा मतलब है माइक्रो एम्पियर की रेंज की करंट से भी गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होती है और उसी बेसिस पर इसका एक टर्म डिफाइन किया गया है जिसको बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन को किससे शो किया गया था, फाई डिवाइडेड बाय आई। जो टर्म होता है वो क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को आप IS से डिनोट कर सकते हैं। अभी हमने वर्किंग में क्या पढ़ा कि जो डिफ्लेक्शन फाई होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, NAB डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय I। तो जब आप यहाँ पर फाई की वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल I से कैपिटल I कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपको करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, NAB डिवाइडेड बाय K। कोई भी गैल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि जितनी स्मॉल करंट के लिए वो जितना अच्छा या लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो क्या माना जाएगा कि ये अच्छा गैल्वेनोमीटर है, यानी कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो हमेशा क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो आपको अगर किसी भी फॉर्मूला में कोई भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए अगर पूछा जाए या बताया जाए तो आप सबसे पहले क्या देखें कि वो फॉर्मूला किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, किसके वो प्रोपोर्शनल है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी है तो करंट सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल N, A एंड B के प्रोपोर्शनल है। तो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करके बढ़ाई जा सकती है। कॉइल का एरिया अगर ज़्यादा लिया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने से भी करंट सेंसिटिविटी यूज़ होती है।
करंट सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्शन कांस्टेंट के। तो जो भी स्प्रिंग हम यूज़ करें उसका जो के का वैल्यू है यानी कि टॉर्शन कांस्टेंट का वैल्यू अगर स्मॉल लिया जाए तो उस डिवाइस का या फिर उस गैल्वेनोमीटर का जो करंट सेंसिटिविटी होगा वो लार्ज होगा। इसके बाद हमारा आज का थर्ड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से क्या मेजर किया जाता है, करंट मेजर किया जाता है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि अभी हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, तो गैल्वेनोमीटर ही अगर एक हमारे पास डिवाइस है करंट मेजर करने के लिए, तो हम किसी और डिवाइस का कंस्ट्रक्शन क्यों पढ़ें या फिर हमें ऐसी डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि गैल्वेनोमीटर का आपको क्या पता है कि ये एक सेंसिटिव डिवाइस होती है, यानी कि बहुत स्मॉल करंट से ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती है। तो मान लीजिए किसी सर्किट में आपको लार्ज करंट फ्लो कराना है और फिर उस करंट की वैल्यू को मेजर करना है। तो अगर आपने उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर का तो लिमिट ही माइक्रो एम्पियर का मेजरमेंट का रहता है। तो अगर उससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में आपने फ़्लो करा दी तो सर्किट गैल्वेनोमीटर का या तो ब्रेक हो जाएगा या वो डिवाइस बर्न हो जाएगी। तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए जब लार्ज करंट मेजर किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर को चेंज किया जाता है एमीटर में, जिससे कि वो गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में लार्ज करंट को भी मेजर कर पाए। तो आपको यहाँ पर दो रीज़न मैंने जो अभी बताए हैं वो लिखे भी हुए हैं कि एक तो ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, सिर्फ माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट मेजर कर पाती है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो खुद का रेजिस्टेंस होता है, वो काफ़ी लार्ज होता है। और अगर आप किसी भी सर्किट में लार्ज रेजिस्टेंस डिवाइस को लगा देंगे तो उस सर्किट की करंट चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको करंट मेजरिंग डिवाइस के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस किसी भी सर्किट के सीरीज़ में लगाई जाती है। सीरीज़ में लगाने का रीज़न ये है कि आपको मेजर क्या करना है, करंट मेजर करना है। तो जितनी भी सर्किट की करंट है वो उस डिवाइस से पास होनी चाहिए। अब अगर आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे तो पहली चीज़ तो ये सेंसिटिव डिवाइस है, बर्न हो जाएगी लार्ज करंट से। दूसरी चीज़ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे टोटल करंट पास ही नहीं होगी, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ से करंट पास होने में उसको हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगा, तो करंट पास नहीं होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू ऑफ करंट है वो अच्छे से मेजर सर्किट का वो डिवाइस नहीं कर सकती। तो इन दोनों डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप फिगर देखिए, ऊपर साइड आपको जो कैपिटल जी से दिखाया गया है ये है गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा इसके बगल में जो ये रेजिस्टेंस आर जी है, ये किसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब आपको इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको शंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा, और इसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल आर एस से। और इस शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच किया जाता है। तो जैसे ही आप इसको पैरेलल में अटैच करेंगे तो आपको पता है कि अगर दो टर्मिनल्स के बीच में दो ब्रांचेस हैं जो कि पैरेलली अटैच हैं, तो उन दोनों ब्रांचेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। यहाँ पर ये नीचे क्या लगा हुआ है, शंट, और ऊपर क्या है, गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। आई जी कितनी, आई जी क्या है, करंट पासिंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा आई माइनस आई जी इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट मल्टीप्लाइड बाय द शंट रेजिस्टेंस आर एस।
अब आपको मैंने बताया कि ये जो डिवाइस बनेगी, ये जो अमीटर डिवाइस बनेगी, ये किसी भी सर्किट में करंट मेजर करेगी और इसको कहाँ लगाया जाएगा, सर्किट में सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाएगा। तो मान लीजिए इस एमीटर से जो टोटल करंट पास हो रही है वो कितनी है, कैपिटल आई। टोटल करंट कितनी पास हो रही है, कैपिटल आई। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पैरेलल में हमने क्या लगा है, स्मॉल रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगी उसकी वैल्यू क्या बोली गई, आई जी, आई स्मॉल जी। आई जी वो करंट होती है, उतनी करंट गैल्वेनोमीटर से पास होती है जितनी करंट में गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर का स्केल अपना कंप्लीट डिफ्लेक्शन दिखा देता है। ठीक है, तो आईजी करंट कितनी, आईजी करंट इससे पास हो जाएगी गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद जो रिमेनिंग करंट होगी आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी ये जो स्मॉल शंट रेजिस्टेंस है इससे पास होगी। स्मॉल करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी, पहली चीज़ तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगी। दूसरी चीज़, इससे अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाएगी तो ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शंट रेजिस्टेंस है लो रेजिस्टेंस रहता है, तो जितनी मैक्सिमम करंट होगी या फिर जितनी रिमेनिंग करंट होगी वो किससे पास हो जाएगी, इस शंट रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजी क्या है, आईजी वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, और आई माइनस आई जी क्या है, जो करंट शंट से पास होगी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। या फिर आप फॉर्मूला को सॉल्व करके किसकी और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उस करंट की वैल्यू जो कि गैल्वेनोमीटर से पास होगी। इसके अलावा अगर हम इस कनेक्शन का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस देखें, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये एक पैरेलल कनेक्शन है, तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कैसे निकल जाता है, पैरेलल का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको फाइनली इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो कितना होगा, आर जी मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस। चूँकि आपको बताया गया है कि जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है और उसके कंपैरिजन में जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला में देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी आप फ्रैक्शन में देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर आप आर जी को क्या बोल रहे हैं कि आर जी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस, तो ये जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला में एक्चुअल में किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर एस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इस कंप्लीट सर्किट का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आया है वो बहुत स्मॉल आया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि जो ये शंट रेजिस्टेंस है ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस एमीटर डिवाइस को किसी भी सर्किट के सीरीज़ में लगाएंगे तो इस एमीटर डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, जिससे कि इस एमीटर से मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके और एमीटर करंट की एक्चुअल वैल्यू को रीड कर पाए। जो कि आपको स्टार्टिंग में हमने एक डिफ़िकल्टी बताई थी कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से वो प्रॉब्लम दूर की गई। एमीटर नाम की एक डिवाइस बनी और इसकी हेल्प से दोनों डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया गया। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा, अमीटर क्या रीड करता है, करंट रीडिंग डिवाइसेस को किसी भी सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है और वोल्टेज रीडिंग डिवाइसेस को किसी भी सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। तो एक वोल्ट मीटर की या फिर एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो डिवाइस बहुत थोड़ा सा करंट सर्किट से ड्रॉ करे।
क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बस 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेजर करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट। बट अगर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ही काफ़ी सारा करंट कंज्यूम कर रही है या बहुत सारी करंट उस मेजरिंग डिवाइस से ही होकर पास हो रही है, तो आप उस पूरे सेटअप को या फिर आप पूरे उस सर्किट को डिस्टर्ब करते हैं, और उससे क्या होगा कि जो मेजरमेंट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक ऐसी डिवाइस की नीड हुई जिसका रेजिस्टेंस लार्ज हो। तो लार्ज रेजिस्टेंस की अगर आप डिवाइस किसी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो लार्ज रेजिस्टेंस होने की वजह से उस डिवाइस से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, जिससे कि वो जो मेजरिंग डिवाइस रहेगी वो एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करेगी विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट। अब आपको यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है। गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है कैपिटल RG, और इसके साथ एक सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R को अटैच किया जाता है। यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसके साथ हाई रेजिस्टेंस को अटैच किया जाता है। रीज़न आपको बताया है कि अब हम गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज़ करने वाले हैं, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के रूप में, जिसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि ये सर्किट से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट को ही ड्रॉ करे बस। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस इफ़ेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जस्ट ऐड दोज रेजिस्टेंस। तो एडिशन करने पर क्या हो जाएगा, RG इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस कैपिटल R इज़ द हाई रेजिस्टेंस जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाया है। यहाँ पर क्या है, RG प्लस R, और जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू R, क्योंकि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप ये जो R आप लगाते हैं या जो रेजिस्टेंस आप अटैच करते हैं, इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम ओम्स लॉ से कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, करंट पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। IG क्या था, आपको मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया है। IG वो करंट होती है जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो हम देखें कि कितनी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होगी जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अच्छा, IG से ज़्यादा करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास हो गई तो गैल्वेनोमीटर का सर्किट ब्रेक हो जाएगा या फिर वो बर्न भी हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम क्या बोलेंगे, कैपिटल V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस RG। तो ये आपका क्या आया, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और इस डिवाइस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर। तो आपने गैल्वेनोमीटर की 2 एप्लीकेशन देखी। पहली एप्लीकेशन कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर, और दूसरा हमने देखा वोल्ट मीटर की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। आपको दोनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि जब आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, और शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत लो रहता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर की तरह जब एक गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है तो इसके लिए इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर 4 इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बने रहिएगा। हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।